हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जो 2023 का एग्जाम देने वाले हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 रसायन विज्ञान का पहला मॉडल पेपर। तो हम 3 मॉडल पेपर आपको कराएंगे, उसमें से तीनों में से 3 मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हैं, केवल उसी 3 मॉडल पेपर को, तो आपको 70 में से 60 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि आपको आना ही है यदि आप 3 मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने पहले मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। कि दोस्तों यहाँ पर हमने मॉडल पेपर फर्स्ट ले लिया है। यहाँ पर रसायन विज्ञान है और यहाँ पे क्लास 12 रसायन विज्ञान का है, जो है 3 घंटा 15 मिनट का आपका होता है, जो कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने का और 3 घंटा आपको सॉल्व करने का अवसर दिया जाता है, जो कि 70 नंबर का होता है। तो इसमें हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आपने 3 मॉडल पेपर तैयार कर लिया तो आपको 16 नंबर, मतलब आपको 60 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आते हैं, सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन क्या लिखा है, इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो कि आपको 6 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए जाएंगे और 1-1 नंबर का, मतलब यहाँ से 6 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो है एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है। अब एक क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, दीर्घ प्राशी कोटि होता है या लघु प्राशी कोटि होता है या अनिश्चित व्यवस्था होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है कौन सा भैया, तो याद रखें आपको दीर्घ प्राशी कोटि होता है। तो ये आपका पहला जो आंसर होगा वो आपका सही हो जाएगा। अगला आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट, जो है कि शुद्ध जल का मोलरता होती है। अब शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, यहाँ पे लिखा गया है 55.56 या 5.556 या 0.18 या 0.018। तो यहाँ पे याद रखेंगे आपका कि शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है भैया, तो 55.56 होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है आपका अंग, जो क्या है ग क्वेश्चन, जो है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। अब यहाँ पे वेग स्थिरांक का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे लिखा गया है लीटर सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे दूसरा है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या तीसरा है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे लिखा गया है मोल प्रति मोल लीटर इनवर्स मोल सेकेंड इनवर्स लिखा गया है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ये जो हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में जब वेग स्थिरांक हमने पढ़ाया था, उसमें हमने डिटेल में आपको बताया भी था, और बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज कराया गया था, तब भी आपको बताया गया था। तो अगला आते हैं हम ग क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पाद करने के लिए प्रयुक्त उत्प्रेरक है। अब यहाँ पे Al2 है या क्या है, Al2O3 है या Cr2O3 है या V2O5 है या MnO2 है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो क्या होता है V2O5 होता है, ये आपका उत्प्रेरक होता है किसके लिए, उत्पादन के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया है H2SO4 के उत्पादन के लिए, मतलब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक चाहिए, तो V2O5 उत्प्रेरक चाहिए। अगला आता है ग क्वेश्चन, जो यहाँ पे लिखा गया है XeF4 में Xe परमाणुओं का संकरण है। मतलब XeF4 में Xe परमाणुओं का संकरण कितना होता है। और ये संकरण वाला जो भी क्वेश्चन होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आपको पूछ ही लिया जाता है संकरण से। तो आपको याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है sp3, यहाँ पे लिखा गया है sp3d, यहाँ पे sp3d2, यहाँ पे dsp3। तो आपको याद रखना है कि जो sp3d2 होता है ये उसका संकरण होता है। अगला आता है कि रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिकों में विद्यमान होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे ये कहा जा रहा है कि रंगीन आयनों में विद्यमान होता है। तो कौन सा विद्यमान होता है, जिसके कारण भैया उन यौगिकों में कौन सा विद्यमान होता है जो रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या युग्मित इलेक्ट्रॉन या
अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके कारण ही जो क्या होते हैं यौगिक क्या होते हैं, रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। तो ये जो आपके 6 नंबर का ये क्या था, आपका बहुविकल्पीय था, तो आपको इसको याद रखना है। आपको यहाँ से 6 नंबर आपको मिलेंगे। अगला आते हैं, इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जो है दूसरा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देकर आपको एक एक करके समझना है। सबसे पहला आपको आता है क्वेश्चन, जो है कि अमोनिया की क्लोरीन से अभिप्राय है, मतलब अमोनिया के क्लोरीन से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना होगा। तो ये आपके 2 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर का, जो 4 क्वेश्चन आते हैं आपके 2 नंबर का, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है जो ख क्वेश्चन है, ये कहा जा रहा है कि राउल्ट्स का वाष्प दाब नियम लिखिए, मतलब राउल्ट्स का वाष्प दाब नियम लिखा है और उसके बाद इसकी सीमाएं भी लिखना है। तो ये आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो राउल्ट्स का वाष्प दाब अवनमन का नियम पूछा जा रहा है, तो राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम कहे या राउल्ट्स का नियम कहे, दोनों बात एक ही है, तो इसको आपको तैयार करना है। अगला आते हैं तीसरा, जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक, मतलब इसका मात्रक क्या है। अब विशिष्ट चालकता क्या होता है इसको हमने पढ़ाया हुआ है, ये सभी टॉपिक तो आप पढ़ सकते हैं। विशिष्ट चालकता क्या होता है, इसका मात्रक भी आपको बताना होगा। अगला आता है घड़ी का जो क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। अब ये जो इंपॉर्टेंट, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आपको चारों को तैयार कर लेना है। अगला आते हैं इसके बाद वाले आपके क्वेश्चन, जो आपको फिर से 2-2 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसमें से सबसे पहला है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये आपको बताना है। और जो इलेक्ट्रोड विभव जो ई होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में संबंध क्या होता है, ये आपको बताना है। अगला आता है दूसरा कि नेस्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। अब नेस्ट समीकरण तो आप जानते ही होंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी आपको तैयार करके ही जाना है। अगला आता है कि आणविकता तथा कोटि में क्या होता है, अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2 नंबर और 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको तैयार करके ही जाना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और आणविकता और कोटि का परिभाषा भी आपको एग्जाम में मतलब याद करके ही जाना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। क्योंकि एग्जाम में जो क्या होता है, इसका परिभाषा भी पूछा गया था, तो मैंने इसका अंतर लिख दिया और वहीं पर मैंने सोचा भी था कि आपको बता दिया जाए कि इस दोनों का परिभाषा भी याद कर लीजिएगा कि अभिक्रिया की कोटि का परिभाषा और अभिक्रिया की आणविकता का परिभाषा क्या होता है। अगला आते हैं कि जो घड़ी का आपका क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है ये आपको पूरा डिटेल में इसको बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से फिर से आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। मतलब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से 8 नंबर आपको और यहाँ से फिर से 8 नंबर, मतलब ये दोनों अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 16 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला आते हैं जो यहाँ पे 3-3 नंबर के क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से एक एक करके समझना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोलराउस का नियम, आप ध्यान दीजिएगा, ये कोलराउस का नियम तो आप जानते ही होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला आपको कोलराउस का नियम आपको याद करना है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, मतलब प्रथम और द्वितीय नियम आपको बताना है कि फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या होता है, इसको आपको बताना है। और ये तो हमने पढ़ाया, यह बहुत ही आसानी तरीके से आपको वीडियो में याद करा दिया था, यदि आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे। अगला आता है ग क्वेश्चन कि आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। अब जो आभासी एकाणुक अभिक्रिया है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको तैयार करके ही जाना है। और ये 3-3 नंबर के हैं आपको, तो इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। अगला जो आता है कि जो क्या है आपका घड़ी का क्वेश्चन जो है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, कभी 2 नंबर में पूछे जाते हैं और आपको 3 नंबर में आपको दिए जाएंगे, तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। पहला है कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। दूसरा कि अभिक्रिया का ताक्षणिक दर या ताक्षणिक वेग को परिभाषित करना है। तो ये जो आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आपको यहां से आपको पुनः फिर से कितने नंबर मिल जाएंगे, चाहते 12 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे। कितने? 12 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे, यहां से 8 नंबर, 8 नंबर यहां से।
तो आपको इतने नंबर आपको मिल जा रहे हैं यहीं से, तो आपको इन सभी को तैयार करके ही जाना है। इसी तरह आपको 4 मॉडल पेपर और आपको कराए जाएंगे, 3 मॉडल पेपर, तो उसको भी हम देखेंगे। तो अब आते हैं इसके बाद 4 क्वेश्चन हम देख लिए, उसके बाद आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा 5वां क्वेश्चन, एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है, ज्यादा दिखा देंगे तो उतना उचित नहीं रहेगा, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। अगला आते हैं 5वां क्वेश्चन जो आपको 4-4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष में क्या अंतर होता है, यह भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे तो उदाहरण आपसे दिया गया है कि मतलब शॉटकी दोष क्या होता है और फ्रेंकल दोष क्या होता है, इसका परिभाषा देना है, उदाहरण देना है, पूरा डिटेल में इसको आपको बताना है। कभी कभी आपसे अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको तैयार करना है। अगला आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, इसका प्रमुख लक्षण भी आपको बताना होगा और उपयोग भी आपको बताना होगा। अगला आते हैं कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर क्या होता है, ये आपको बताना होगा, ठीक है। ये आपके 4 नंबर में क्वेश्चन है, ये सभी आपने सुना हुआ है। अगला आता है हार्डी-सुल्जे का नियम, ये तो आप जानते ही होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको 16 नंबर मिल जाएंगे, तो इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। अगला आता है कि जो 6ठा क्वेश्चन है, जो आपको 5 नंबर में आपसे ऑब्जेक्टिव मतलब पूछ लिया जाता है अलग करके, जो है किसी अभिक्रिया का वेग पर, दाब पर, सांद्रता पर, ताप पर, उत्प्रेरक पर प्रभाव पड़ता है। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किस बात पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। अगला आता है या तो आप ये कर दीजिए या निम्नलिखित में से परिभाषित करना है, मतलब टिप्पणी लिखने को आ जाता है, मोल अंश का या मोल प्रभाज का, मोलरता का, द्रव्यमान प्रतिशत का, तो इसको आपको टिप्पणी लिख देना है। अगला आता है, ये आपको 5 नंबर इन दोनों में से कोई भी आपको कर देंगे, मिल जाएगा। अगला आता है 6ठा क्वेश्चन, क्या होता है जब, अब क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्रेट तथा हाइड्रोक्लोरिन अम्ल से क्रिया होता है, तो ये आपको देख लेना है, इन सभी को आपको याद करना है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल की वाष्प को 360 डिग्री पर गर्म करते हैं तो कॉपर में प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार आप सभी को पढ़ लेंगे, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। या तो आपको ये क्या होता है जब मैं केवल आपको समीकरण देना होता है, तो या तो आप ये आपको तैयार कर लेना है, या आपको इसके अलावा आपको दिया जाता है, यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, इसके अलावा या तो 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है कि कैसे प्राप्त होता है। अब एसिटाल्डिहाइड से क्या होता है, आर्फोडोर, ये सभी क्या होता है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, ठीक है, बेंजीन अम्ल से बेंजामाइड, ये सभी कैसे प्राप्त होते हैं ये आपको बताना होगा, आप ये पढ़ सकते हैं। अगला आता है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, ये आपको बताना होगा, औद्योगिक निर्माण को आपको बताना है। अगला आता है कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, ये आपको बताना है। इसके बाद ये आपको दोनों में से एक करना होगा, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला आता है कि प्रोटीन की द्विसंरचना से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन की संरचना अस्थायित्व को प्रदान करने वाले कारक लिखिए। या तो आपको इसके बारे में बताना है, या एमिनो अम्ल क्या होते हैं इसका वर्गीकरण कीजिए तथा उदाहरण लिखिए, ये आपको बताना होगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, इन सभी को पढ़ भी सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप तो जानते ही होंगे कि 8874726058 होता है। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से आपको नोट्स भी इसका मिल जाएगा। इसी प्रकार हम 3 मॉडल पेपर को आपको सॉल्व कराएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो 60 नंबर तो आपको फिक्स हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।